लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भारत जैसा देश उस समय ये प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसलिए लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो इसलिए बिजनेस भी नहीं चला। बिजनेस नहीं चला तो हम पहले 5 साल में हमने अपनी कैपिटल मोरलेस वाइप आउट कर दी थी। लाइसेंस राज की बात की तो यस, कोई भी चीज़ आप इस देश में उस समय बना नहीं सकते थे जब तक केंद्र सरकार का आपके पास लाइसेंस नहीं था। बात तो क्या छोड़ दीजिए, आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी। आप यदि को बहुत बड़े अमाउंट्स की बात करते हो तभी आपको कोई अपॉइंटमेंट मिलेगी और तभी जाने का दिल्ली फ़ायदा है, नहीं तो नहीं है। आपको इस देश के लिए कुछ करना भी है, एफिशिएंट भी होना है। तो इनएफिशिएंसी के लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं थी, लेकिन एफिशिएंसी पे यू वर पनिश्ड। बाद में जो स्कैम्स के जो खुलासे हुए वो सही थे, गलत थे, कितने थे, क्या थे, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स। जब एसएल वर्ल्ड डेवलप हो रहा था, 89 में डेवलप हुआ, उस समय द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस्ड वाज अनबिलीवेबल। एसएल वर्ल्ड ने ही मुझे पॉलिसी इंटरवेंशन की सीख जो है वहाँ से सीखने को मिली, क्योंकि वहाँ जो हमारी समस्याएं आई थी उसको उसको सुलझाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी। नमस्ते अशोक जी, प्रणाम। वेलकम टू आन्वीक्षिकी पॉडकास्ट। अशोक जी इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। आपने एसएल वर्ल्ड का नाम तो सुना ही होगा। ही इज द चेयरमैन ऑफ एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम। हमने जो बचपन में सुना है एड्स, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं, जो हम स्कूल में भी गाते थे जब हम एसएल वर्ल्ड जाते थे। हमारी स्कूल की पिकनिक होती थी, हम खुद से आते थे, हम इतना एक्साइटेडली पहली बात तो लुक फॉरवर्ड करते थे, और जब अटेंड करके आते थे तभी भी हम इतने एनर्जेटिक रहते थे कि हमने क्या क्या राइड्स की, हम थंडर में बैठे कि नहीं, हमने किसी ने उल्टी की कि नहीं। वो मेमोरीज इतनी कोर लेवल पे सबके, स्पेशली मिलेनियल्स, ही इज द ओनर ऑफ दैट। एंड ये तो सिर्फ पॉपुलर साइड हो गया। ही वॉज फॉर्मली द चेयरमैन ऑफ एस एल प्रोपैक लिमिटेड, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो फार्मा एंड आई टूथपेस्ट, थिंक फार्मा, FMCG, right? Yeah, so pharma and FMCG, कॉस्मेटिक्स, यस। cosmetics. So, world largest, not only India's largest. So he's the man जिन्होंने ये बनाया था. Um, he divested from SL Propack recently from the majority stake, but he's still a part of it. And so grateful to have you here. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। So because वी आर गेटिंग इतने बड़े लेवल पे कोई बिजनेसमैन, आज टॉपिक विल बी मोस्टली रिवॉल्विंग कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या थी, एंड देन विल मूव ऑन टू अशोक जीज अर्ली लाइफ, हाउ उनकी वो जो एक बचपन की जो उनकी एक परवरिश रही है, वो उनको कैसे शेप अप की, जो आज एक जो लेवल के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। मैं एक चीज़ जो बताना भूल गया, ही हैज़ रिसेंटली फोरेड इनटू इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स। सो हम उनके बारे में भी बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, जहाँ पे हमें एक इंसाइट मिलेगा कि आज की जो एक न्यू एज स्टार्टअप जनरेशन है, वो कैसे अप्रोच करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, उसके गुड साइड्स क्या है, उसके टॉक्सिक साइड्स क्या है। सो लेट्स गेट ऑन टू इट। आपने एस एल प्रोपैक 1982 में शुरू की, इफ आई एम राइट। 1982 इंडिया का इकोनॉमी खुला नहीं था, लाइसेंस राज था। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम पे एक बिजनेस शुरू करने के लिए? आपको कितने लाइसेंसेस लगते थे, और आपने उसको कैसे वर्क अराउंड किया? जो हम लोग आज के वर्ड, एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जुगाड़, वो तो हर एक बिजनेस में लगती है, बट उस टाइम पे क्या लेवल पे थी? क्योंकि आज हम बहुत इजीली देखते हैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड बिजनेसेस बहुत इजी हो चुके हैं। इवन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, टेली कम्युनिकेशंस बोल लो, इंटरनेट स्पेशली, उस टाइम पे क्या था आपका सिनेरियो? कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एसएल प्रोपैक जो कि उससे पहले जब शुरू हुई थी उस समय इसको एसएल पैकेजिंग लिमिटेड बोलते थे। ओके।
ये बाद में एक प्रोपैक नाम की कोई कंपनी को हमने एक्वायर किया था, इससे उसका नाम एसएल प्रोपैक हुआ। लेकिन शुरुआत में यदि आप जाते हैं और ये जो है इसकी फाउंडेशन मेरे बड़े भाई ने ये बिज़नेस की थी। लेकिन जब ये बिज़नेस नया था, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में उस समय नई थी और भारत के लिए तो बहुत ही नई थी। उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये प्रोजेक्ट लगाया गया तो 3 देशों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसमें हुई थी। उसमें एक अमेरिकन्स थे, स्विस थे और जापानीज़ थे। उन तीनों की टेक्निकल कोलैबोरेशन के साथ ये बिज़नेस शुरू हुआ था। चूँकि ये टेक्नोलॉजी बहुत नई थी, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भारत जैसा देश उस समय ये प्रोडक्ट बना सकता है, तो इसलिए लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो इसलिए बिज़नेस भी नहीं चला। अच्छा। बिज़नेस नहीं चला तो हम पहले 5 साल में हमने अपनी कैपिटल मोर और लेस वाइप आउट कर दी थी। कैपिटल वाइप आउट का मतलब ये होता है कि आप यू आर पोटेंशियली अ सिक बिज़नेस। ओके, तो उस समय बड़े भाई ने मुझे बोला कि भाई तुम देखो इसको, काम को। सो वहाँ से मेरा रोल शुरू होता है। अम, आपने लाइसेंस राज की बात की तो यस, कोई भी चीज़ आप इस देश में उस समय बना नहीं सकते थे जब तक केंद्र सरकार का आपके पास लाइसेंस नहीं था। और उस लाइसेंस में कैपेसिटी निर्धारित होती थी कि आप ओके। इतनी ही बना सकते हैं। अच्छा, ये भी डिसाइडेड था। हाँ, अगर आपने उससे ज़्यादा बना ली तो आपको कोई शाबाशी नहीं मिलती थी। उसके लिए आपको पेनलाइज़ किया जाता था। सो ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ बिकॉज आज की जनरेशन, आप कह लीजिए इवन मिलेनियल, जनरेशन जी एंड जनरेशन अल्फा, हम लोग ने हमेशा क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जीडीपी इंक्रीज हो रही है कि नहीं, हमेशा ही वो भागदौड़ लगी रहती है कंज्यूमरिज्म की। ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव, स्पेशली फॉर मी ऑल्सो। मैं भी बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, बट ये जो आप बोल रहे हैं मैंने सुना है थोड़ा, बट ये जो आप सही में बहुत ही अलग चीज़ कह रहे हैं, तो इस पे प्लीज़ थोड़ा सा और लाइट डाल सकते हैं आप? तो जो लाइसेंस में आपकी जो कैपेसिटी निर्धारित थी उस समय स्पेसिफाइड थी, उतनी ही आप बना सकते थे। उससे कम बनाया तो आपको कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ओके। उससे ज़्यादा यदि बना दिया तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है। ओके। और उसके लिए आपको जो भी उस समय के डिपेंडिंग ऑन किस किस रेगुलेशन की आप बात करते हैं, यदि फॉर एग्जांपल यदि आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बाद में आपने मशीनें लेके आए, तो मशीन कस्टम क्लियर करेगा नहीं जब तक आपका वो लाइसेंस देखेगा उसमें कैपेसिटी क्या है, वो आपको प्रूव करना पड़ता था आज कितनी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ये नई मशीन से उसकी वजह से बढ़ जाएगी तो कस्टम आपकी मशीन क्लियर नहीं करते। और इम्पोर्ट ड्यूटी का अंदाज़ा है आपको उस ज़माने में? उस मुझे ज़माने में इनकम टैक्स का थोड़ा आइडिया इंपोर्ट का इनकम है। टैक्स तो अलग बात है, इम्पोर्ट ड्यूटी उस समय 315% के आसपास होती थी। 315? हाँ, तो मतलब 100 रुपए की चीज 315 रुपए की तो 415 सिर्फ रुपए टैक्स की लगता होती था? थी। हाँ, ओह माय गॉड। हाँ। तो इसलिए इम्पोर्ट जो है चूँकि हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व नहीं थे, तो साथ के साथ फ़ॉरेन करेंसी का भी एक उस ज़माने में एक परमिट इश्यू होता था। ओके। वो परमिट जो आपका लिटरली एक करेंसी नोट जैसा होता है, उस तरह के पेपर पे प्रिंट होके आपको मिलता था। तो एक लीगल टेंडर ही हो गया एक तरीके हाँ, का। एग्ज़ैक्टली इट वाज़ अ लीगल टेंडर। उसमें जो निर्धारित फ़ॉरेन करेंसी अमाउंट आप यूज़ कर सकते थे, उस साल में, उतना ही आप खर्चा कर सकते थे फ़ॉरेन करेंसी में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। तो यदि आप फ़ॉरेन ट्रैवल पे जाते थे, तो आपको फ़ॉरेन करेंसी मिलती थी, वो परमिट यदि आपके पास है, तो आपको आपका बैंक उतना यानी और उसमें भी डेली अलाउंस फिक्स था ओके। कि आप मान लीजिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको आपके लेवल के मुताबिक
200 या $300 पर डे ही आप मैक्सिमम खर्चा कर सकते थे उस परमिट के बावजूद भी। वाओ। तो यस, तो दोज वर द डेज। ये खाली ग्लिम्स है या ये तो आप बहुत शॉर्ट लाइसेंस में कह राज रहे का। हैं। हाँ, तो इसलिए अब समझ में आ रहा है कि जो अंबानी, जो नाम खराब था कि ये तो पूरे धांधलीबाजी, दो नंबरी चीजें करके ही बड़ा करते थे, वो वाली चीज जो हम देखते हैं और जो एक बैड वर्ड बन गया था बिजनेसमैन, कि ये तो लूटते ही हैं या गलत काम करके ही ऊपर जाते हैं, वो अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि क्यों करना पड़ता होगा। देखिए मैं नाम तो किसी का लूँगा नहीं, उचित भी नहीं है, लेकिन ये बात सही है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा थी। आपको इस देश के लिए कुछ करना भी है, एफिशिएंट भी होना है, तो इनएफिशिएंसी के लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं थी, लेकिन एफिशिएंसी पे यू वर पनिश्ड। उसके लिए किसी को कुछ ना कुछ सर्कमवेंट तो करना पड़ता था सिस्टम को। और आप लोग अगर आप बताना चाहे तो कैसे करते थे, जैसे समझो मशीनरीज एंड अदर थिंग्स हुँ। लाइक लिमिट्स के कैसे वर्क अराउंड होता था? वर्क अराउंड जैसे मान लीजिए हमारे पास उस ज़माने में आज भी शायद होगा मुझे मालूम नहीं है, कि आप यदि आपके दूसरे बिज़नेस में यदि आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और एक अमुक अमाउंट से ज़्यादा उस ज़माने में शायद 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एक्सपोर्ट यदि आप करते थे साल की, तो यू वर कॉल्ड एज़ अ स्टार ट्रेडिंग हाउस। ओके। तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी का परमिट मिल जाता था। तो हमने जो दूसरे अपने फैमिली के बिज़नेस थे, उस बिज़नेस की फॉरेन करेंसी को इस बिज़नेस के लिए यूज़ किया। और उसमें जैसे कुछ मशीनें जो जो बैलेंसिंग इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, बैलेंसिंग इक्विपमेंट यानी जो आप मेन प्रोडक्ट के बाद उसको कस्टमर को यदि कोई उस आपके मटेरियल को यूज़ करने के लिए कुछ इक्विपमेंट उसको चाहिए, हम्म। तो जो रिस्ट्रिक्शन किसी बिज़नेस पे थी, मेरे कस्टमर्स पे भी थी। अच्छा। तो वो लोग भी फॉरेन करेंसी स्पेंड नहीं करना चाहते थे अपनी। तो जैसे लैमिनेटेड ट्यूब की बात करते हैं, उसको ऊपर से फिलिंग करने के बाद उसको सील करते हैं। हाँ जी। तो सील करने की मशीन जो है इंडिया में नहीं थी उस समय, ओके। तो वो इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो वो इंपोर्ट कस्टमर करना नहीं चाहता था क्योंकि दे डिडंट वांट टू यूज़ देयर फॉरेन करेंसी फॉर दिस पर्पस। और वो एक मुख्य कारण था जो कि हमारा बिज़नेस उस शुरू के सालों में सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, तो आपको ही तो इम्पोर्ट हमने करना अपनी पड़ता है। ट्रेड हाउस जो ट्रेडिंग हाउस था, स्टार ट्रेडिंग हाउस, उसकी फॉरेन करेंसी यूज़ करके हमने 1-2 मशीनें इंपोर्ट की और वो मशीनें हम अपने कस्टमर्स को लोन पे देते थे। अच्छा, लोन देते थे, ओके। यानी उनको उनका जो प्रोडक्शन थी, वो प्रोडक्शन उनको करने के लिए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हमारे ओके। इंजीनियर लेके जाते थे, उनकी फिलिंग करते थे। वो मशीन उठा के नेक्स्ट कस्टमर के पास लेके जाते थे, नेक्स्ट कस्टमर के पास लेके जाते थे। सो बेसिकली आपने एक अपनी कंपनी तो बना ली मैन्युफैक्चरिंग की, बट उसके सप्लाई चेन को भी आपको ही देखना पड़ता था एग्ज़ैक्टली, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। बिकॉज़ ऑफ द लाइसेंस राज दोज़ डेज़। तो फिर उसके लिए जब फाइनली जब मुझे समझ में आया कि मेरा ये बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा है, तो फिर मेरा एक ब्राइट, एक यंग इंजीनियर था, ओके। जो कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, लेकिन ही वाज़ नॉट एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं था। ओके, सो डिग्री नहीं थी बट वो। डिग्री नहीं थी बट उसने बाय एक्सपीरियंस उसने अपने आप को इतना परफेक्ट कर लिया था। तो उस और वो जो है वो फिर मेरे मेरे सिस्टम में भी काइंड ऑफ आउटलायर था। ओके। वो उसके मैनेजर्स थे, वो उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि इसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन ये नहीं था। तो उसको मैंने बोला कि भैया तू ऐसा कर, तू यहाँ से निकल, अपनी दूसरी जगह है, एक गोडाउन है, उस गोडाउन में जा और ये मशीन को रिवर्स इंजीनियरिंग कर। तो वो जो सीलिंग मशीन्स थी, वो उसको हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू किया। और वो मशीन जब उस समय 1982, 83, 85 में, 87 में अगर 6 लाख रुपए की थी, तो वो मशीन हमने इंडिया में रिवर्स इंजीनियर कर करके हमने 3 लाख रुपए में कस्टमर को इंडियन रुपीस में बेचना शुरू किया। एंड उस पे कोई लिमिट नहीं था क्योंकि वो क्योंकि लोकल वो था। उसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए हमने मशीनें खूब बनाई, खूब कस्टमर्स को दी, उसमें अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। और दैट यंग मैन हु वाज
और इंजीनियर। electronic engineer but not qualified. He did that fantastic job और मेरा business उस समय जो grow होना शुरू हुआ, that's the real crux of how did I circumvent some of these challenges. मुझे याद है एक बार जब जब ये सब हो गया और कस्टमर की डिमांड, शुरू में तो डिमांड थी नहीं, हम कस्टमर के पास जाके के प्लीड करते थे, नहीं माल बिक रहा था। तो सबसे पहला कस्टमर मेरा था जो पार्ले में मिस्टर राज चौहान करके एक ब्रदर थे। पार्ले दैट बिस्किट शॉट। पार्ले बिस्किट जो ब्रांड है उसमें दो तीन भाई थे ये लोग। उसमें राज चौहान वाज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। उन्होंने एक प्रूडेंट करके टूथपेस्ट शुरू की थी। शी वाज माय फर्स्ट कस्टमर और उसने ही एडवर्टाइज्ड इट एज सच कि दिस इज अ न्यू पैकेजिंग, न्यू प्रोडक्ट। तो पहले कैसे आती थी? पहले एल्यूमिनियम ट्यूब थी जो कि अच्छा। आपको बहुत वो जो सोफ्रामाइसिन वाली टाइप हाँ ऑफ वही, ट्यूब। जो एक बार प्रेस कर दो तो जितना चाहिए उससे 3 गुना बाहर निकलता था। फिर बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता था और एल्यूमिनियम ट्यूब इंडस्ट्री उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी तो उसका भी लॉबी आपको और बीट उनको करना पड़ा। सब्सिडी भी थी, तो उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस थे। और आपको फिर जब आपका बिजनेस ऊपर जाने लगा, हाँ। तो आपको जो लिमिट थी लाइसेंस राज की इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, तो वो भी एक हिट हुई होगी क्योंकि अब डिमांड बढ़ रही है, तो आपकी कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी पड़ी होगी। एग्जैक्टली तो फिर एग्जैक्टली तो उस जमाने में और ये मुझे उस समय पता नहीं था। जब मेरी डिमांड आई एकदम से 92 की बात है, 92 या 94 की। बट तब तो अपना इकोनॉमी खुल चुका था 91 में। 91 में खुलना शुरू हुआ था। उससे पहले अबाउट 89 के आसपास 5 साल जो मैंने बोला ना, 84 में कमर्शियल प्रोडक्शन किया। अब 5 साल में हमने भी वाइप आउट आवर कैपिटल। तो 89 से मेरा उसके बाद अबाउट 90 इन द ईयर 90 मेरी ये सब करने के बाद डिमांड इतनी बढ़ी कि मेरे को हर साल मेरी कैपेसिटी डबल करनी पड़ रही थी। वाह। तो मुझे याद है वो मशीन हमने इंपोर्ट तो कर ली, फिर बाद में ध्यान में आया कि लाइसेंस कस्टम वालों ने देखना है, उसमें कैपेसिटी का चैलेंज है। तो हमने हमारे पीआर के लोगों को लगाया दिल्ली में, वो किसी तरह से वो कैपेसिटी एनहांस करवा के लाइसेंस में ले आए। तो आई कुड क्लियर दैट मशीन and I could meet my commitment to the customers because I was the only manufacturer in India. ओके। So we never saw, हमने अपने आप को मोनोपोली सप्लायर नहीं सोचा। क्योंकि we were the only supplier, तो we had a responsibility towards our customers और उनकी डिमांड को हमने मीट करना हमारी जिम्मेवारी थी। और इसके लिए हम मशीन जब चाहिए मशीन लेके आते थे, लगाते थे, चालू करते थे। तो लाइसेंस मैंने देखा तो लाइसेंस किसी तरह से उसने, मेरे पीआर के आदमी ने नीचे लेवल पे लाइसेंस की कैपेसिटी बिना प्रोसेस को फॉलो किए बढ़वा के लेके आ गया। तब तक 91 आ गया, रिलीज होना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस की कैपेसिटी को कम किया। तो ये झंझट उस समय नहीं आया मेरे पास सामने। सो थोड़ा सा किस्मत ने भी थोड़ा साथ मैनेज भी किया, थोड़ा उस समय 91 में जब खुलना शुरू हुआ इकोनॉमी। तो अच्छा वो एक फ्रेज है ना कि किस्मत भी उनका साथ देती है जो जहाँ चाह वहाँ रहा। करेक्ट। सो ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि 91 में जब मनमोहन जी ने, नरसिम्हा राव जी ने जब जबरदस्ती खोलना ही पड़ा इकोनॉमी, तब व्हाट वर द चेंजेस यू सॉ इन द बिजनेस एनवायरनमेंट? और उसमें भी गवर्नमेंट के साइड से फिर पॉलिसीज, जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे लाइसेंस हटा, तो देखिए लाइसेंस राज हटा यानी आपको अभी कोई भी चीज़ बनाने के लिए केंद्र सरकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन माइंडसेट तो सारे सिस्टम का वही था। माइंडसेट चेंज होने में बहुत समय लगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टेट गवर्नमेंट में, जब स्टेट उस समय सेल्स टैक्स का इंसेंटिव देता था, तो उसमें मुझे आज भी याद है वो केस हमारा बहुत लंबे समय तक चला कि वो कैपेसिटी को वाज अ प्रॉब्लम। स्टेट इंसेंटिव वैसे ही चलते रहे। अच्छा। तो मान लीजिए मेरे को सेल्स टैक्स आई कुड
supply the material without charging the sales tax. So that was the incentive. ओके, बट उसमें कैपेसिटी स्पेसिफाइड थी. अच्छा, तो केंद्र सरकार ने लाइसेंस राज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी, लेकिन स्टेट ने वही रखी. तो अगर मैंने एक साल में वो जो उस जहाँ जब इंसेंटिव लेते समय जो कैपेसिटी बताई थी उससे यदि ज़्यादा सेल कर दी तो उन्होंने इंक्रीमेंटल सेल्स पे वो इंसेंटिव डिनाई किया. तो केंद्र सरकार से हटा, बट स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग से चैलेंजेस थे. तभी कौन सा स्ट्रक्चर था? जैसे हम आज जीएसटी देखते हैं, उसके पहले वैट था, तो तब कौन वैट सा से पहले सेल्स टैक्स था. सेल्स सेंट्रल टैक्स था? स्टेट सेल्स टैक्स, सेंट्रल स्टेट सेल्स टैक्स, ओके, और एक्साइज ड्यूटी थी अलग. हाँ, वो जो सो एक आपने कुछ भी चीज़ देश में बनाई उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी. तो एक्साइज पे करने के बाद उसके टोटल के ऊपर सेल्स टैक्स लगता था. और फिर वो जैसे मुंबई के बाहर वो और अगर स्टेट के बाहर आप बेचते थे तो सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग से लगता था. और लगता था, हम्म. और फिर वो ऑक्ट्रॉय जो लगता और था। फिर आप अगर, हाँ, तो जिस डेस्टिनेशन पे भेज रहे थे वहाँ ऑक्ट्रॉय थी, जो कि टिपिकली 3-4% ऑक्ट्रॉय होती थी, 5% तक जाती थी. तो सो रफली कुल मिला के 33% के आसपास एक्साइज ड्यूटी से लेके ऑक्ट्रॉय तक 35 से 40% लगता था, वाओ, जो कि आज जीएसटी के अंतर्गत मैक्सिमम रेट शायद 28% है. मैक्सिमम है, और मैक्सिमम जो चीजें हैं वो 18 में आ जाती है, हाँ, 12 से 18 में कवर हो जाती है. हो जाती है। प्लस जो हम लोग अभी भी लाइक 2017 में तो जीएसटी आया है, हम्म. उसके पहले तक तो हम लाइन देखते थे मुंबई घुसने से पहले कि अलग से एग्जैक्टली, हाँ. ट्रक्स की लाइन लगी हाँ, रहती थी ऑक्ट्रॉय के लिए। तो उस सिटी में घुसने के लिए जो आपको चैलेंजेस आते थे ऑक्ट्रॉय नाका की वजह से, दैट वाज अ वो अपने आप में अलग कहानी थी. सो डिड यू आपने इसमें कुछ अलग ये देखा कि जो प्रॉस्पेरिटी आई इकोनॉमी खुलने के बाद, वो प्री बीजेपी द वाजपेयी सरकार के पहले और फिर वाजपेयी सरकार के टाइम, एंड फिर उसके बाद में तो वो जो 2008 का के पहले तक की जो प्रॉस्पेरिटी थी वर्ल्ड ओवर, तो ये 3 फेजेस जो थे उसमें कुछ आप बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस? देखिए, डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री की बात करते हैं, फिर वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपको जाना पड़ेगा. जनरल जो था कि जो जो नरसिम्हा राव जी ने जो खोला देश को, देश की इकोनॉमी को, अ, उससे इंडियन एंटरप्रेन्योर को एक फ्री प्ले फील्ड मिला. राइट, और उससे जो है उनकी सरकारों के ऊपर जो निर्भरता थी वो कम हुई. लेकिन आप स्पेसिफिक उस पे जाएं तो दूसरी तरफ यदि आप देखें, जब एसएल वर्ल्ड डेवलप हो रहा था, 89 में डेवलप हुआ, उस समय द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस्ड वाज अनबिलीवेबल. और उसमें क्या था कि अम्यूजमेंट पार्क एज अ कैटेगरी, एज अ डेवलपमेंट, कोई भी लैंड रेगुलेशन में कवर्ड नहीं था, कोई इंपोर्ट ड्यूटी में कवर्ड नहीं था, उस पे टैक्स कैसे किया जाए वो नहीं था. तो टिपिकली इन एवरी एक्ट एनी अदर कैटेगरी में वो हाईएस्ट कैटेगरी में आ जाता था. अच्छा, तो वर यू इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज अराउंड इट, बिकॉज इट वाज इनिशियली इनफैक्ट एसएल वर्ल्ड ने ही मुझे पॉलिसी इंटरवेंशन की सीख जो है वहाँ से सीखने को मिली, क्योंकि वहाँ जो हमारी समस्याएं आई थी उसको उसको सुलझाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी. कुछ अच्छे एनेक्डोट्स हो आपके पास, कुछ इंटरेस्टिंग जो लोगों को सुनने में मजा भी आ जाए और सीखने भी मिल जाए? इंटरेस्टिंग ऐसा है, जब मैं एसएल पैकेजिंग में बिजी था, उसकी ग्रोथ में मज़ा आ रहा था, तब तक 89 में एसएल वर्ल्ड एस्टेब्लिश हो चुका था. 25 दिसंबर 1989 यानी 1989 को एसएल वर्ल्ड पब्लिक के लिए ओपन हुआ. ओके, अम, उसमें भी 2-3 साल में जो प्रोजेक्शंस थी ऑब्वियसली पूरी नहीं हुई. मुंबई मेनलैंड से अक्रॉस द क्रीक था, तो लोगों को आने जाने की सुविधाएं इतनी आसान नहीं थी. अम,
तो जो प्रोजेक्शंस थी या रेवेन्यू की वो पूरी नहीं हुई, और ऊपर से देखा जब मुझे मुझे बड़े भाई ने बोला कि अभी तुम, मेरे ख्याल वो दिसंबर 93 या 94 की बात है, 3-4 साल हो गए थे एस एल लगे, तो देखा कि एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई ना कोई केस ठोका हुआ है हमारे ऊपर। ओके। बीएमसी के अंतर्गत भी 20 अलग अलग डिपार्टमेंट थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो हर डिपार्टमेंट के शोकॉज नोटिस थे, कस्टम्स के थे, ऑक्ट्रॉय के थे, एंटरटेनमेंट टैक्स के थे, रेवेन्यू वालों के कुछ ना कुछ थे। तो एनीवे, तो जब मुझे बोला गया कि तुम देखो इसको, तो पीआर के एक दो लोग थे, तो मैंने मंत्रालय में कभी उससे पहले कभी गया नहीं था मैं। तो मैं अपॉइंटमेंट लेके किसी से गया, कोई तो भी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, तो अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं पहुंच गया। वहाँ पहुंचा और थोड़ी देर वेट की, उन भाई साहब ने अंदर बुलाया, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मैं कहा सर मैं एसएल वर्ल्ड से आया हूँ। हाँ, एसएल वर्ल्ड, बाहर जा बाहर जा बाहर जा। बस सर टाइम लेके आया आपसे। नहीं 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 नहीं, नंतरिया नंतरिया। ओके। तो मैं तो मतलब मैंने कहा टाइम लेके आया हूँ और ये सब, तो ये हालत थी, एसएल वर्ल्ड का नाम इतना खराब हो चुका था, और कुछ कुछ मीडिया हाउस ने भी उसको अपना विषय बनाया हुआ था, और लगातार हमारे खिलाफ लिखते रहते थे। तो सो थिंग इज, आप उस जमाने में भी खुलने के बाद भी यदि आप कुछ अलग से हट के काम करना चाहते हैं इस देश में, तो रूल्स रेगुलेशंस आपके आड़े आते ही थे। पर ये जो आपने मीडिया वाला एंगल कहा, हाँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा होगा? क्योंकि आप तो एक अम्यूजमेंट पार्क खोला है आपने। हाँ। अम्यूजमेंट पार्क से मीडिया को क्या सेंसेशनल न्यूज़ मिल रही है? उसमें अब ये हुआ कि हम वो गोरई गांव में चले गए, गोरई गांव के लोगों को नहीं पसंद था हमारा आना वहाँ पे, अच्छा, बट और लैंड तो जबकि आपकी ही थी। लैंड तो हमारी थी, और जबकि हमने हमारे करीब 90% जो एम्प्लॉयज़ थे वो सब लोकल थे, चाहे वो गोरई गांव के थे, चाहे वो मारवे के थे, चाहे वो गोरई के थे, यानी बोरीवली साइड के गोरई के थे। बट उनको लगा कि हम, उन्होंने झूठ झूठ फैलाया कि हमारे लोगों को नौकरी नहीं दी। तो वो मीडिया में फिर उस एंगल से वो सोशलिस्टिक माइंडसेट जो हमारा हमेशा से अभी रहा है। हमेशा से रहा है, अभी भी चलता है काफ़ी हद तक, वो कारण था मीडिया का मेरे खिलाफ जाने का। तो तब से लेके फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट की एपैथी हमेशा से रही, बट ये हुआ कि लगातार उनसे मिलने से, उनको समझाने से वो नेगेटिव से न्यूट्रल हो गए, पॉजिटिव कभी भी नहीं हुए। अम, अगर पॉजिटिव हो जाते तो हम, जो हमारे जो ओवरऑल इसका इसका जो हमारा लक्ष्य था, जो या जो विजन थी इसको बनाने की, इसको वास्तव में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने की विजन थी, ओके, सो दैट वाज द हर्डल जो जिससे कि आप हम नहीं कर पाए। जो कि हम नहीं कर पाए। हम्म। क्योंकि मैं सच बताऊँ, जितना मेरा बचपन गुजरा है मुंबई के बारे में, कोई आता था बाहर से और बताता किधर जाना चाहिए, तो दिमाग में पहले आता था कि देख भाई, कोई टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है मुंबई, पर अगर जाना है जो तुम्हें शायद किधर और ना मिले, वो एसएल वर्ल्ड टाइप्स के, एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम। मैं थोड़ा सा कम वाटर पार्क प्रेमी हूँ, तो मैं हमेशा एसएल वर्ल्ड ज़्यादा रेफर करता था। बट ये जब आपने अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि गवर्नमेंट एंड मीडिया की तरफ ऐसा था, ये तो बहुत ही शॉकिंग रहा है मेरे लिए, क्योंकि कभी ये मैंने एटलीस्ट, बिकॉज आई वाज अ किड मे बी, तो ये मेरे साइड रहा नहीं कभी नरेटिव। नाउ लेट्स मूव ऑन, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है जहाँ पे हम पैरेलली बहुत अच्छे से ले जा रहे हैं एसएल प्रोपैक, एसएल वर्ल्ड एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट पॉलिसीज।
अब आते हैं थोड़ा सा प्री 2014, जहाँ पे वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द 2008 डिबेकल. इंडिया वॉज स्टिल ओके, मतलब इंडिया ने ठीक ठाक किया, प्रॉबेबली बिकॉज हम जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे, एंड ऑल्सो थोड़े से वाजपेयी गवर्नमेंट के पॉलिसीज हेल्प कर दी, थोड़े से शायद मनमोहन सिंह जी के कर दी. बट ये जो एक फ्रजाइल फाई का एक मोमेंट आ चुका था, इस टाइम पे आपने क्या बिजनेस एनवायरनमेंट देखा था तब इंडिया के अंदर, एंड दैट कंपेयर्ड विथ बेसिकली प्री ग्रोथ ऑफ 2003. देखिए वो फेज आप 2014 से पहले की बेसिकली पूछ रहे हैं आप. 2-3 साल 2014 के पहले की. हाँ, तो उस समय में माहौल ऐसा था कि भाई आप दिल्ली जाओ, आप ये लाइसेंस ले आओ और उसमें बहुत बढ़िया पोटेंशियल है. तो जो मैंने अपने कंटेम्पररी बिजनेसमैन को देखा उस समय, सबको लग रहा था, किसी को कोई 2G का लाइसेंस लेना चाहता था, तो कोई कोयले की माइन लेना चाहता था, तो कोई इस तरह के लाइसेंस के पीछे भाग रहे थे लोग. और अपने को लगा यार अपन पीछे, अपनी सोच शायद कुछ पीछे रह गई कि लोग इतने इतने समझदार और एडवांस हो गए. ठीक है यार, उनको करने दो, लेकिन अपने को पता था दिल्ली जाना मतलब, उसका मतलब क्या है, कि वहाँ कोई भी लाइसेंस लेना मतलब क्या है. और अपनी कभी ऐसी इच्छा हुई नहीं कि इतना सब करके आप दिल्ली में किसी की स्पेशल फेवर लेके आप इस तरह का कोई काम करो. लेकिन ये जो मैसेज जो लगातार मिल रहा था कि वहाँ आप छोटे मोटे तो पैसों की बात कर नहीं सकते हो, आपसे कोई बात भी नहीं करेगा. बात तो क्या छोड़ दीजिए, आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी. ओके. आप यदि को बहुत बड़े अमाउंट्स की बात करते हो तभी आपको कोई अपॉइंटमेंट मिलेगी, और तभी जाने का दिल्ली फ़ायदा है, नहीं तो नहीं है. तो मैंने कहा भाई नहीं, मेरे को इस रेस में नहीं घुसना है. लेकिन जो सुनने में आता था वो यही था कि वहाँ तो एक ही चीज़ चलती थी. और मैं कभी उसमें इंडल्ज होने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी, और ना मेरी इच्छा थी उसमें इंडल्ज होने की. और इसलिए फिर बाद में हमने सुना भी 2G स्कैम्स हो रहे हैं, फिर कोल्स बाद में कोलगेट वो से. हाँ, फिर बाद में जो स्कैम्स के जो खुलासे हुए वो सही थे गलत थे, कितने थे क्या थे मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स. वॉज इट योर गट फीलिंग कि ये कुछ फिशी लग रहा है? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की काफ़ी एक अच्छी खूबी होती है, जो एक नॉन टेंजिबल चीज़ है जिसको कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं दिया जा सकता है. वो है एक एंटरप्रेन्योर की खुद की गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन, सिक्स सेंस. क्या ये वो थी जिसने आपको ये सारी जो एंटाइसिंग डील्स थी इससे दूर रखा कि कुछ तो फिशी है, सो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम इट बिकॉज इट्स सो एंटाइसिंग, राइट? देखिए, जब 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 मैंने बिजनेस दुनिया भर में किया, देखा, एसएल प्रोपैक की आप बात कर रहे थे, ग्लोबल लीडर अपनी कैटेगरी में, तो एक चीज़ मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई थी कि कोई भी एक बिजनेस किसी भी बड़े स्केल पे यदि करना चाहते हैं, तो उसमें किसी, आई थिंक इट्स प्रोफेसर जगदीश शेठ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंडियन gentleman who's been teaching into business schools in US. He had come up with the theory of rule of three. उसका सम एंड सब्सटेंस ये है कि कोई भी बिजनेस में अल्टीमेटली जो सक्सेसफुल रहेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस में मैक्सिमम 3 लोग सरवाइव कर सकते हैं. मतलब यू आर सेइंग कि एट द टॉप ऑफ द At the top of टियर, the टॉप टियर. tier of that business category, only maximum 3 people can survive. तो जब मैंने देखा कि 2G के लाइसेंस के लिए इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और मैक्सिमम लोगों को मिलने की संभावना भी है, क्योंकि उन्होंने जो भी
ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन करनी थी, वो करके आए हैं। तो मैं कहा इसमें तो अल्टीमेटली तो 3 लोग ही सर्वाइव होने हैं, एंड इफ यू आर नॉट among top 3, then why do you want to even do it? So for me it was not a कोई स्पेशल विजडम थी या सिक्स सेंस थी या ऐसा कुछ नहीं था। इट जस्ट दैट इट मेड अ लॉजिकल सेंस कि जब जो टॉप 3 सर्वाइव होने हैं तो so there is no place for me to get into crowd. So that was the highlight of प्री 2014। और ये एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सारे बिग प्लेयर्स इसमें आ गए और वो फिर बाद में फंस गए काइंड ऑफ। हाँ, थोड़ा सा एक स्केयर हो गया था मार्केट में, क्रेडिट भी थोड़ा सा टाइट होने लग गया वो होगा। बाद में हुआ, बाद 2014 के बाद हुआ, जब जब नई गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको उसको हाईलाइट करना शुरू किया। वो स्केयर तो बाद में हुआ, 2014 से पहले तक कोई स्केयर नहीं था, हर किसी को चाहिए था। ओके। हम्म, एंड फिर अब ये जो लास्ट 9.5 साल की जो एक जर्नी रही है मोदी गवर्नमेंट की, जो इतनी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली परफॉर्मेंस रहा है, जिसमें इन्फ्लेशन बेस्ड ग्रोथ नहीं थी। इट हैज़ बीन अ प्रॉपर ग्रोथ, रियल ग्रोथ। एंड उसके अंदर हम सुनते हैं कि ये जो अब अभी हम प्री 2014 की ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे थे, अब ये एक नरेटिव है, कितनी रियलिटी हो तो आप ही बता पाएंगे कि अब करप्शन नीचे गया है क्या, अब चीज़ें इजी हुई है क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक हमेशा बढ़ता है, कितना एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी सही है, नहीं है, गलत है, क्या है? देखिए उसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूँ। जब दिल्ली जाके ट्रांजैक्शन करके आने की जो जो एक कल्चर नई नेसेसिटी बन गई थी, वो 2014 के बाद एकदम से डिसअपियर हो गई। यानी जस्ट लाइक अ मैजिक हैपेंस, नो, वो हुआ। ओके। मतलब इज इट ट्रू कि मतलब जीरो फ्रॉम दैट लेवल? फ्रॉम एब्सोल्यूट जेनिथ टू एब्सोल्यूट जीरो। वाओ, ये एक बहुत बड़ा शॉक रहा होगा, लाइक। हाँ, विच वॉज टोटली अनबिलीवेबल। लेकिन चूंकि मेरा केंद्र सरकार से इतना कोई ज़्यादा काम पड़ता नहीं था और मेरे को कोई इस तरह के लाइसेंस लेने नहीं थे, तो मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना तो पहले का है ना बाद का है। ओके। लेकिन बहुत से लोगों से जब मैं क्योंकि नेचुरली सिटीजन हूँ देश का और क्यूरियस तो हूँ, और पॉलिटी जो है अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो इसलिए कोई भी कितना भी बोले कि मैं अपॉलिटिकल हूँ, हाँ आप अपॉलिटिकल हो सकते हैं कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी एक एक पार्टी को सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं होते हैं, तो उसको उतना ही अपॉलिटिकल अपने आप को आप बोल सकते हैं। लेकिन द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स कि जो पॉलिटिशियंस आप डिसाइड करते हैं, पॉलिसी डिसाइड करते हैं देश की, अल्टीमेटली हर नागरिक को इफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए एक अवेयर सिटीजन होने के नाते उतनी तो जानकारी रखनी पड़ती है। एंड यू ऑल्सो बिकॉज यू बिलोंग टू एट elite क्लास ऑफ बिजनेस मैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो यू वुड बी मीटिंग ऐसे काइंड ऑफ अदर बिजनेसमैन ऑल्सो, तो एग्जैक्टली। जो ये चीज़ करते होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलना जुलना रहा होगा, तो आप तो बात करते ही होंगे उनसे। एक्चुअली जो बिजनेसमैन जिनको इस तरह का अनुभव रहा है, पहले का भी बाद का भी, उनसे भी बात होती है। जो लोग सो कॉल्ड पब्लिक रिलेशंस में हैं, उन लोगों से बात होती है। और कुछ पॉलिटिशियंस को भी आप व्यक्तिगत रूप से तो जानते होंगे, हम्म। पहले भी बाद में भी, तो उससे भी अंदाजा लगता है। तो ये तो एक एक एस्पेक्ट हुआ। और जब जब पॉलिसी मेकर्स केंद्र की लेवल पे जब अपने लिए ना करके देश के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली यू सी अ बिग डिफरेंस। राइट। सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ, आपने करप्शन की डायरेक्टली मेरे से पूछा है इसके लिए, यस। राइट। लेकिन जो केंद्र सरकार के अंडर के डिपार्टमेंट्स हैं,
जिनकी रेगुलर डीलिंग होती है हम्म। पब्लिक से, उसमें यदि आप देखेंगे तो करप्शन का लेवल एकदम से बढ़ा, उल्टा हो गया। उल्टा हुआ। ओके। और वो उल्टा हुआ उसका कारण भी समझ में आता है लॉजिकली थिंकिंग तो, कि जब आप दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना है, जब उन्होंने उस तरह से टाइटन करना शुरू किया तो यहाँ लोगों ने उसका फायदा उठाया, बहुत फायदा उठाया। ये भी सच्चाई है। तीसरी तरफ यदि आप देखेंगे, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आपने शायद की राइट। थी पिछले एक दो सवालों से पहले, उसमें फंडामेंटल जो चेंज अब देखने को जो मिल रहे हैं, तो ये उन्होंने काफ़ी प्रोसेस को ऑटोमेट करना शुरू किया है। हम्म। जैसे आपकी इनकम टैक्स की असेसमेंट है, फेसलेस हुई है। ओके। तो फेसलेस होने से आपके काफ़ी फायदे भी हुए हैं, अ, और लोगों ने उसके भी रास्ते निकाल लिए हैं। ओके। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी हैबिट को चेंज होते समय लगता है। तो लेकिन फंडामेंटली ये है कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ओके। इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऑटोमेट हुई हैं। जीएसटी आया, सो मैंने 35-40% की बात हुई, पूरे जो डायरेक्ट टैक्सेस थे, वहाँ से आप अभी 28% की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर 18% के अंदर 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 आते हैं। वो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, उसमें भयंकर करप्शन है। या। वो वेबसाइट को बंद करके बैठ जाते हैं। इसी तरह कंपनी लॉ के भी यदि आप देखें, आपने सारी फाइलिंग ऑटोमेट कर दी है, लेकिन वो उनकी वेबसाइट चलती नहीं है। राइट। जब तक आप वहाँ जाके उनको कुछ सेटल करके नहीं आओ, तब वो कुछ समय के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए वेबसाइट खोलते हैं ताकि आपके सिस्टम में अपलोड हो जाए, तो हो जाए। हम्म। तो इस तरह के जो जो हथकंडे हैं, जो डिपार्टमेंट्स के लोग अपनाते हैं, वो अपनाते हैं। मुझे तो लग रहा था कि जो ये हमारी आईटी कंपनीज है जो हम्म। ये सॉफ्टवेयर बना रही है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो एक बाहर वाले पर्सन को शायद इजीली नहीं समझ में आती है। देखिए, सॉफ्टवेयर कंपनियां तो अपना काम कर देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन ऑफ स्विच तो होता होगा ना। हम्म। वो ऑन ऑफ स्विच तो डिपार्टमेंट के हाथ में है। ओके। सो बेसिकली नियत मतलब मैं। नियत सही है, आगे चल के ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड जो बोलते हैं, उसके चलते हुए लोगों लोगों ने अपने तरीके निकाले हैं। अम, तो ये मैं मानता हूँ कि मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है, वो 1-2% चोरी करते हैं, वो 1-2% रोकने के लिए आप रूल को इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि 100% उसके लिए पिस जाते हैं उसमें। ठीक है, वो यदि आप पब्लिक के लिए अप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट के लिए भी अप्लाई करिए वैसा कुछ। हम्म। तो जो जो लोगों ने अभी तक जो तरीके निकाले हैं, तो ज़रूरत है कि शायद उनको भी ठीक करने की। होगा, जब नीयत सही है तो काम होगा। क्योंकि हम कॉमन बट मैन जो बट फंडामेंटल जो सम एंड सब्सटेंस है, वो सही डायरेक्शन में स्टेप्स आए हैं। स्टेप्स आए हैं और जा रहे हैं। दैट इज द मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस। क्योंकि ये जो करप्शन वाली बात कही, जो नियत वाली बात कही आपने, अब ये मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और कॉमन मैन ही गिनते हैं एट द एंड ऑफ द डे। बट फिर जब खुद की बात आती है, जब उनकी बारी आती है वो नियत अच्छी रखने की एट द सीट ऑफ पावर, फिर जब यही हरकतें करते हैं वो, जहाँ पे वो वही डार्क साइड जिसके ऊपर वो लोग गाली दे रहे थे पहले, और वो अभी वो उन्हीं का ही पार्ट हो चुके हैं, तो फिर ये तो कभी बीट ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब कॉमन मैन को ग्राउंड लेवल पे इतनी करप्शन हर छोटे छोटे स्टेप्स पे सहनी पड़ेगी, तो वो फिर गाली तो मेन जो टॉप पे बैठे लोग हैं उनको ही देगा। देखिए, कॉमन मैन वैसे तो समझदार है, लेकिन कई बार क्या है कि कॉमन मैन इतना नहीं समझ पाता है कि ये केंद्र सरकार का डोमेन है कि स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है। हम्म। तो अभी तक हम तो केंद्र सरकार की ही बात कर रहे हैं इतनी देर में। राइट।
सो केंद्र सरकार के विभागों की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक फेसिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब आप यदि स्टेट पे आते हैं तो कहानी एकदम अलग है। ओके। स्टेट पे आते हैं तो कुछ स्टेट्स छोड़ दीजिए जिन्होंने रिफॉर्म काफ़ी सालों से शुरू किए हुए हैं, काफ़ी कर चुके हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरीज भी, क्योंकि फेडरल सिस्टम है तो इसलिए हर चीज़ का डिसीजन केंद्र सरकार नहीं ले सकती है। राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना पड़ता है उनको। तो स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ बात आती है वहाँ स्टोरी एकदम अलग है। कुछ बोलना चाहेंगे कि जो देखने में आता है ऑब्वियसली डिफरेंस तो होता है, और चूंकि स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट नेसेसरली आर फ्रॉम द सेम पार्टी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके स्टेट गवर्नमेंट के अपने एजेंडा होते हैं, और उस एजेंडा के तहत सरकारें चलती हैं। और वो प्रॉब्लम है ही है। और वो करप्शन लेवल स्टेट के लेवल पे कुछ 1 2 3 स्टेट छोड़ दीजिए, हालत खराब है। सो लेट्स एंड दिस जर्नी ऑफ बिजनेस की जो बातें कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट साइड ऑफ थिंग्स। 9.5 साल हो गए हैं, नेक्स्ट अभी 6 महीने में इलेक्शंस है, 6 से 8 महीनों में। एक्सपेक्टेड तो है कि यही गवर्नमेंट रिपीट करेंगी। लग रहा भी है, जितना आपसे भी बात करके समझ में आ रहा है, और एक जनरल जो एक नरेटिव भी रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए इकोनॉमिकली, बिकॉज हम लोग अभी इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 10 20 ईयर्स लग तो ब्राइट रहा है। आपके हिसाब से व्हाट इज द ओपिनियन? इज इट डिफरेंट? इज इट काउंटर इंट्यूटिव टू व्हाट वी सी नॉर्मली? अभी जो पिछले 8 9 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे, एज अ सिटीजन आई वुड से कि कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट, इज एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ को फंडामेंटली चेंज करने के लिए एक जनरेशन लगती है, और वो जनरेशन आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज की स्पीड ऑफ थिंग्स में, जितनी जल्दी जिस स्पीड से चीज़ें बदलती हैं, वो मैं मानता हूँ 15 साल कम से कम एक जनरेशन चेंज को होते हैं। अगर आप 15 20 साल पहले पूछते तो ये 15 साल जनरेशन चेंज जो 15 साल के बजाय 20 साल होंगे। 20 से 25 भी हो उससे सकते पहले के देखेंगे तो 25 30 साल लगते थे। ओके। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं 15 साल मानता हूँ। सो 15 साल जनरेशनल चेंज के लिए, फंडामेंटली चेंज करने के लिए कोई भी चीज़ को 15 साल चाहिए। इसलिए मुझे लगता भी है कि ऐसा होगा। तो तो टॉकिंग टू अगेन माय मेरे जो इकोसिस्टम में जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे इन्वेस्टर्स हों, ये कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, और ये होना चाहिए ताकि जो अभी तक आधारभूत जो चेंज हुए हैं उसको एक थोड़ी सी परमानेंसी आ सके। एंड लेट्स होप दैट दिस विल हैपन। अभी तक के जो सर्कमस्टेंसेस है, जो वीकनेस इन अपोजिशन है, उसको देखते हुए तो ये होगा। राइट। और इस हाथ में मैं ये भी मानता हूँ कि एक स्ट्रोंगर अपोजिशन होनी चाहिए, ताकि किसी भी के भी पास, अगर मैं भी उस जगह पे बैठा होता तो भी एब्सोल्यूट पावर मेरे हाथ में भी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए वो चेक बैलेंसेस ज़रूरी हैं। तो एक स्ट्रोंगर अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस देश में वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता जा रहा है अपोजिशन, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी आपने जो जनरेशन वाली बात की तो मेरे दिमाग में फ्रॉम अ वेरी कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू ये आती है कि जो अभी तक रिसेंटली हम लोग देखते आए हैं, स्वच्छ भारत आया तो एक जनरेशनल शिफ्ट आई क्लीननेस के तरफ, जो पहले से बहुत सारे सिटीज़ में थी, बट स्पेशली मुंबई में रहने के लिए आप अगर
शायद 7-8 साल पहले मुंबई देखते और अब देखोगे तो बहुत डिफरेंस है साफ सफाई में। सेम यूपीआई आया आफ्टर डीमोनेटाइजेशन स्पेशली, जो वाइट के तरफ काम करने की एक अपने आप से एक्सेप्टेंस आ गई। जीएसटी चेंज्ड जो नज़रिया है टैक्स भरने की तरफ, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप 1% कॉम्पोजिट भी भर सकते हो और आप प्रॉपर 18% भी भर सकते हो। साथ में इट्स बेनिफिशियल कि आपके पास भी जीएसटी नंबर हो ताकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले। उसका जो एक लेवल, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं। ये तो मैं अभी कॉमन मैन वाली बात कर भी नहीं रहा हूँ जिसमें जनधन अकाउंट्स खुल गए, जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई, टॉयलेट्स हो गए, टैप वाटर हो गए, जो उज्ज्वला योजना से गैस पहुंच गई। ये सब तो मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो ये कंट्रीब्यूट करते ही है कंट्री बिल्कुल की। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये तो केवल जो आपने आम आदमी के फेसिंग की जो चीज़ें हैं वो बात की हैं। और यदि इकोनॉमिक दृष्टि से यदि आप देखें तो और बहुत सी चेंजेज आए हैं। पीएलआई आई है, राइट। डिफेंस सेक्टर खोला है, और शायद ये भी खुल जाए आपका, एटॉमिक एनर्जी भी खुल जाए। ओके। स्पेस सेक्टर को काफ़ी खोल दिया है और खुल जाएगा। एंड वी आर अचीविंग सक्सेस उसमें। एंड वी आर अचीविंग सक्सेस। तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और वो अच्छे अच्छे के लिए हो रही है। और इसके लिए जो जिसमें क्षमता है, एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी है, या टेक्निकल इन्वेंशन की कैपेबिलिटी है, उन लोगों को इट्स एक्साइटिंग टाइम एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। बहुत बिकॉज सी चीज़ें हैं जिसमें हमने इकोसिस्टम और डेवलप करना है, जो कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम है, बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर को खोला है, लेकिन वो इकोसिस्टम डेवलप करने में बहुत समय जाएगा। देन एआई। एआई है, ये तो सब है ही, रोबोटिक्स है, वो तो सब है ही। वो तो उसके लिए मेरे ख्याल कोई गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है भी नहीं कहीं ओके। भी। अम, ब्लॉकचेन में एक तरीके से क्रिप्टो की तरफ एक रिस्ट्रिक्शन है हाँ, बट। क्रिप्टो का थोड़ी नॉन क्लैरिटी है। क्रिप्टो भी वाज आई थिंक वाज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑफ अ फ्यू। ओके। ठीक है ना? तो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कुछ इकोनॉमिकली इधर या उधर नीडल, इट विल चेंज द मूव द नीडल इधर वे, मुझे लगता नहीं है। बट ठीक है, चूँकि एक नया सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर देश में क्लैरिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो जब तक इमर्ज होगी, क्लैरिटी इमर्ज होगी, तो बहुत सी सारी चीज़ें जो खुली हैं, और आगे चलकर ये एंटरप्रेन्योरशिप अम, को बढ़ावा दे ही रही है ऑलरेडी, और भी देगी। बिकॉज एसेंशियली वी आर राइट नाउ 3.5 अप्रोक्सीमेटली ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज इंडिया। वी आर टारगेटिंग बाय 2025 5, एंड होपफुली 2030 तक 10 का एटलीस्ट फिगर टच हो जाए। तो इफ़ यू आर गोइंग टू ग्रो रफली 3 times इन नेक्स्ट 7 years, तो अपॉर्चुनिटी तो गलोर है ही, क्योंकि आपकी अगर नेटवर्थ 3 times भी ना हो, शायद 2.5 भी हो जाए, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, नो डाउट। अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली इतनी है। सो डेफिनेटली एक्साइटिंग टाइम्स। एक क्वेश्चन ज़रूर जो आपके इन्वेस्टिंग साइड से मुझे पूछना था, बिकॉज यू हैव वेरी रिसेंटली फोरेड इनटू दिस। आपने, अगर आप एक संक्षेप में बता सके कि आपने क्या देखा है कि आज की जनरेशन, पहली बात एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इतना सडनली बाहर क्यों आ रहा है? पहले भी तो होगा ही, बट अभी एक मेन स्ट्रीम इफेक्ट ले रहा है। दूसरा कि आपने जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस में उसकी पॉजिटिव साइड क्या देखी और थोड़ी सी टॉक्सिक साइड, बिकॉज आजकल शार्क टैंक बहुत फेमस है। सो उसमें हमें भी अगर कोई इनसाइड पॉइंट ऑफ व्यू मिले आपके, तो हमें भी बहुत मज़ा आएगा ये सुनने में। देखिए, ये जो स्पेस है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, यदि अगर हम इसको बात करें, तो जितना आप इसको देखते हो उतना बड़ा एक्साइटिंग लगता है। उसमें किसी के पास, मैं एक स्टार्टअप साइंटिस्ट व्यक्ति से मिला, जो असम के किसी गांव में, जिसमें रोड से भी कनेक्टिविटी नहीं थी,
अच्छा। उसके गांव में, और उसको पढ़ने के लिए जाने के लिए वो बोट से कहीं जाता था। मेन स्ट्रीम में आने के लिए कहीं से वो सुंदरबन के आसपास बोट से आना पड़ता उसको। वो लड़का अ, अपनी स्कॉलरशिप से किसी तरह से अमेरिका में डॉक्टरेट करके आया, वाह। वापस भारत आ गया, और उसने कुछ इस तरह की इन्वेंशंस की हैं। कोविड के समय में यदि देखें तो उसने बिना किसी मैकेनिकल उसके एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम तैयार किया है। उस तरह से बहुत सी चीज़ें, जो ये पर्ली जो जलाते हैं आपकी जो नॉर्थ हम्म। में जो चैलेंज है, उसको किस कैसे इमीडिएटली बायोडिग्रेड कर सकते हैं, उसने उसने वो एंजाइम्स बनाया था। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने देखी। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि उस किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास 1,000 रुपए भी अपनी कैपिटल लगाने के लिए नहीं हो, हम्म। और उसको भारत सरकार से मेरे ख्याल तुरंत 50 लाख रुपए मिल जाते हैं, ओके। स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया के। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत। और उसको इमीडिएटली एक प्लेटफॉर्म मिलता है। उसको शुरू से किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे वो अपना प्रूफ को और रिफाइन कर पा रहा है, कर पा रही है, और बहुत सी यंग गर्ल्स भी उसमें हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में। सो इट इज़ ब्रिंगिंग आउट द जेंडर डाइवर्सिटी एज वेल। तो लोगों को एक प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है, और वो किसी के यहाँ नौकरी ढूंढने की बजाय वो इज बिकमिंग एन एम्प्लॉयर। या तो पहले खुद एम्प्लॉय बनता था, अभी एम्प्लॉय ना बन के एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है, और किसी बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता रख रहा और वेल्थ भी इतना ट्रमेंडस वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। वेल्थ तो ठीक है, आप यूनिकॉर्न्स की बात कर है। रहे हैं, तो यूनिकॉर्न्स तो जितने हो सकते हैं उतने ही हो सकते हैं, ओके। राइट। बट देश का इकोसिस्टम, यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा है, हर कोई यूनिकॉर्न नहीं बन सकता। राइट। एंड यूनिकॉर्न इज शुड नॉट बी द ओनली इंडिकेटर ऑफ Yeah, so सक्सेस। unicorn should not be the only indicator of success, but that gives a good fill factor है, ठीक है। तो तो इतना क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलती है उसमें। अम, मैंने स्पेस टेक में इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा। somebody who's developed EV battery cells from right from the chemistry to the product, lithium ion batteries. Somebody who's producing diesel from food waste, फूड वेस्ट। not from diverting the food. Is food अच्छा। waste, which is literally a waste, which even to dispose of requires specialized efforts. उस चीज़ों से वो absolutely same calorific value of diesel as fossil fuel, आप डीजल बना रहे हैं। तो इस तरह के जब जितने लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, क्रिएटिंग अ कोल्ड चेन विदाउट द रेफ्रिजरेशन यूनिट। ओके, ये पॉसिबल है। यस। वाओ। सो इतनी क्रिएटिविटी देश में भरी पड़ी है, इज अनबिलीवेबल। लोग काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वाओ। और दे कम फ्रॉम द बैकग्राउंड, मैनी ऑफ देम कम फ्रॉम द बैकग्राउंड वेयर they probably of their own would not have had even 1 lakh rupees as their own capital. ये आज के जमाने की वो स्टोरी होगी जब हमारे दादा या परदादा एग्जैक्टली कहते थे कि मैं तो जब वो 10 रुपए घर लेके छोड़ के, मुंबई। हाँ, 10 रुपए लेके कहीं निकल गए और फिर उससे पैसे कमाए। तो आज का ये स्टार्टअप इकोसिस्टम एग्जैक्टली वही कर रहा दैट्स द ब्रिलियंट साइड ऑफ इट। और उसमें गवर्नमेंट का इतना बड़ा हाथ है, है। ये हाईलाइट नहीं होता हमेशा। हम्म। और कुछ टॉक्सिक साइड्स देख रहे हैं आप आपकी खुद की इन्वेस्टिंग में, या आपने कुछ दूसरे स्टोरीज अगर सुनी हो? देखिए, बैड एप्पल तो हर चीज में मिलेंगे, ठीक है ना। उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा सिस्टम ही खराब है।
एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, गुड साइड एंड द बैड साइड। वापस सो गुड साइड आप एक्सेप्शन देखते हैं यूनिकॉर्न्स की, बैड साइड एक्सेप्शन होंगे जो लोग, कुछ लोग फ्रॉड भी करेंगे करेंगे। सो एक हो गया टेक दैट इन फ्रॉड। योर स्ट्राइड। हाँ, एक हो फ्रॉड गया मतलब नॉट लिटरली फ्रॉड कि किसी ने पैसा चोरी किया, बट मिस डिक्लेरेशन भी अपने आप में फ्रॉड है। नॉट कीपिंग अ प्रॉपर गवर्नेंस स्टैंडर्ड, आपने बोला कुछ, डिक्लेयर कुछ किया, एक्चुअल में कुछ और है, वो भी फ्रॉड ही है, कुछ उसके अलावा है जो क्या? फंडिंग मिलते ही अपना पहले महंगी गाड़ी खरीद लेना, घूमते फिरना, हाँ, ये वो भी एक्सेप्शन में ही आएंगे कि वो जो पैसा आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये मेरी कमाई होगी, वो कमाई नहीं है भाई। ये तो आपको पुश करने के लिए ये वो आपको दिया गया। पुश करने के लिए मिला है, चाहे वो लोन की शेप में मिला हो, चाहे इक्विटी की शेप में मिला हो, वो आपकी कमाई नहीं है, उसकी रिटर्न आपको उसके ऊपर देनी ही पड़ती है। एंड ये जब आपको ऐसे कोई पर्सन मिल जाते हैं इन्वेस्टिंग करते हुए, तो एज एन इन्वेस्टर एंड आपकी टीम स्पेशली, ये क्या आपका कुछ एक रोल रहता होगा कि मेक श्योर कि ये सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं फंड्स को? पहले तो हम लोग नॉर्मली हर कोई व्यक्ति ड्यू डिलिजेंस करता ही है। हम्म। उसमें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होती है, लीगल ड्यू डिलिजेंस होती है, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस होती है, बट और कैरेक्टर ड्यू और डिलिजेंस? कैरेक्टर ड्यू डिलिजेंस भी कर सकते हैं। सिस्टम है अवेलेबल आपके ओके। पास। वो थोड़ा सा महंगा है, इस बट वो कर सकते हैं, आप करते, कुछ लोग करते हैं, अगर डिपेंडिंग ऑन कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो कैरेक्टर की भी असेसमेंट ड्यू डिलिजेंस होती है, ओके। लेकिन उसको सामने वाले को पता भी नहीं चलता उसके बारे में। डिटेक्टिव्स। हाँ, इस तरह की एजेंसीज हैं, ओके। सच्चाई है, और उनको इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, आई थिंक जब कोई इतना पैसा डाल रहा है अपना, उन्होंने भी तो कुछ मेहनत करके ही वो लेवल पे कमाई की आज वो दे पा रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ज़रूर क्योंकि कैरेक्टर कितने बार मैंने ऐसे देखा है कि प्रोडक्ट में या कंपनी में अभी तक रेवेन्यू वाइज इतना दम नहीं है, पर बिकॉज द एंटरप्रेन्योर में खुद में जो एक जज्बा है, एक उनको कुछ दिखता है, क्वालिटीज दिखती है, उस बेसिस पे ही बहुत बार इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। बिल्कुल। एंड फाइनली आई वांट टू एंड दिस कन्वर्सेशन विथ, आई डोंट नो ये जेनरिक क्वेश्चन है कि नहीं, बट आपके बचपन में, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड, कहीं ना कहीं आई थिंक मिक्स है, क्योंकि एक नेचुरल टैलेंट होता है, क्योंकि एलॉन मस्क हर जन नहीं बन सकता, ऐसे एक्सेप्शंस भी है, बट आपकी जो परवरिश होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है व्हेन यू फाइनली एंटर इनटू दैट एंटरप्रेन्योरशिप एरा ऑफ और योर एज ऑफ योर लाइफ। आपकी कौन सी दो या तीन ऐसी क्वालिटीज़ होगी जो आपको मे बी आपके एनवायरनमेंट में जब आप बच्चे थे, एंड फिर या ओवर द लाइफ, नॉट ओनली चाइल्डहुड, कभी भी आपको हेल्प की? वेल, हम लोग आते हैं एक बड़ी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली से ओरिजिनली। हर प्रकार के कंस्ट्रेंट्स थे। तो उस समय केवल एक ही जज्बा था कि कुछ भी करो, बढ़िया से बढ़िया करो। सो नो मैटर कि आप झाड़ू लगा रहे हैं कि अच्छा। आप आप कोई और काम करने गए हैं, या कोई छोटा मोटा काम फाइलिंग कर रहे हो ऑफिस में बैठ के, या बैंक में जाके क्या चेक एंड कैश करने जा रहे हो, या कैश डिपॉजिट करने जा रहे हो। उसमें हर चीज़ की अपनी एक एक आर्ट है, साइंस भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ का मिक्सचर होता है। तो जो भी एक छोटे से छोटा काम आपके जिम्मे आया, या बड़े से बड़ा काम आया, उसको शिद्दत से करना, और वो करते समय उसको कैसे करना, और कैसे उसको आगे दोबारा करना पड़े तो पिछली बार से कैसे बेहतर करना। तो कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, काम काम है। और यदि मैं ये देखने लग जाऊं कि ये मेरे स्टैंडर्ड का है कि नहीं है, वहीं फिर मेरा दैट इज अ नॉन स्टार्टर फॉर अ सक्सेस।
or that is a starting point for a failure, whichever way you want to put it. Um, so, and fire in the belly. Okay. जब आप डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से आते हैं या सर्कमस्टेंसेस आपके फेवरेबल नहीं होते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको लैप इट अप एंड डू इट, गिव योर बेस्ट शॉट. एंड वो बेस्ट शॉट यू कैन गिव ओनली व्हेन यू हैव हंगर टू लर्न अबाउट इट. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं एक सफाई कर्मचारी भी होता तो आई वुड हैव बीन द बेस्ट सफाई कर्मचारी इन द वर्ल्ड. अगर मैं क्लार्क होता तो आई वुड हैव बीन द बेस्ट क्लार्क इन द वर्ल्ड. ग्रो हुए, बिजनेसमैन बन गए, देन गिव योर बेस्ट शॉट. शॉर्टकट जो है कैन गिव यू अ टेम्परेरी बेनिफिट, but in the long term if you continue to use shortcut as a tool, as a habit, then it will never let you reach where you want to reach. Everybody will see it through. Yes. And your integrity का मतलब क्या कि चोरी नहीं करना केवल वो नहीं है. इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि मैंने आपको कमिटमेंट दिया कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं किसी तरह से आप कन्वीनियंट टाइम, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टाइम तय हो और हम उसको करें. अब मैंने बोल दिया हाँ यार ठीक है करेंगे, एंड देन आई नेवर गिव यू टाइम, दैट्स ऑल्सो अ लैक ऑफ इंटीग्रिटी. सो इंटीग्रिटी इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म. उसको आप किसी का विश्वास नहीं तोड़ सकते बेसिकली, अगर साधारण शब्दों में बोलना है. अगर विश्वास आपने तोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे. मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे यदि हमने एक दूसरे के साथ काम करना है कोई कारण से, तो वो काम कभी सक्सेसफुल होगा नहीं. And I think एक सक्सेसफुल और वो बिजनेस ट्रू में, है, दैट इज ट्रू इवन फॉर पर्सनल रिलेशनशिप. या एग्जैक्टली. तो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, बाप बेटा हो, दोस्त दोस्त हो, यदि यदि किसी को झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो उसकी रेपुटेशन बड़ी जल्दी नीचे चली जाएगी. तो बाकी सारी रिलेशनशिप आपके साथ सुपरफिशियल ही रहेंगी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बना सकते आप. सो दिस इज समथिंग कि जो आज की जनरेशन को डेफिनेटली इसको बहुत सीरियस वे में अपने इंक्लूड करना चाहिए. बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो बहुत रेयरली आई फाइंड समवन जो वो करता है जो वो बोलता है. और आई थिंक वो सबसे बड़ा एक बेडरॉक होता है कोई भी रिलेशनशिप का, चाहे वो आपका बिजनेस रिलेशनशिप हो, वर्क रिलेशनशिप हो, या आपका कोई भी मतलब फैमिली रिलेशनशिप हो. एंड दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने कही स्टार्टिंग में, फायर इन द बेली वाली चीज़, आई होप कि ये जो इंडिया है, जो छुपा हुआ इंडिया दिखता नहीं है हमें बाहर, स्पेशली जो मुंबई में रहते हैं और मुंबई जैसी सिटीज़ में रहते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी रहते हैं, जो ये गाँव हैं और ये जो हम उनको हम बोलते हैं गरीब हैं, काश सबके भी माइंडसेट ऐसी ही हो कि उनके फायर इन द बेली रहे और उनके तरफ भी ये रहे कि हम देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. दे फील पार्ट ऑफ दिस पाथ दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स. उनको भी एक वो लगे, क्योंकि मैंने कोई अगर लेबर से भी बात करता हूँ तो उनका एक जनरल पर्सपेक्टिव ये रहा है कि मेरे पिता भी गरीब थे, मैं भी गरीब हूँ, मेरे बच्चे भी गरीब ही रहेंगे. तो वो वाली अगर मेंटालिटी मेरे हिसाब से कम तो डेफिनेटली हो रही है. देखिए वो गलती उसकी नहीं है, वो गलती
उन लोगों की है जो लोग उनको ये विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। अब जब उसको बार-बार ये बोल दिया जाता है कि तू साला गरीब ही रहेगा, इसका मतलब ये है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी डिनाई करते रहेंगे बार-बार। आप डिनाई नहीं भी करेंगे, आप उसको ये एहसास नहीं दिलाएँगे कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है और वो आपके लिए भी हो सकती है। तब वो उससे उससे बाहर निकल के सोचेगा। तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, जो आपने अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात की है, तो वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, प्रोवाइड करना भी सिस्टम का काम है। हम्म। वो चाहे सरकारों का हो, चाहे आपका फिलैंथ्रोपिक वर्क में हो, अम, चाहे आपके सोशल वर्क में हो, किसी में भी हो। जब किसी ने कूट-कूट के भर दिया कि गरीब गरीब ही रहेगा, पुश्तैनी गरीब रहेगा, ये ये कहीं न कहीं किसी ने उसकी हैंड होल्डिंग नहीं की है। इस वजह से वो सोचता है। क्योंकि अ, ये गवर्नमेंट में पहली बार मैंने देखा है कि गरीबी, जो हर गवर्नमेंट पहले कहती थी, स्पेशली कांग्रेस गवर्नमेंट्स, गरीबी हटाओ के बेसिस पे वो वोट जीतती थी, बट मैंने ये पहली गवर्नमेंट देखी है जिसने एक्चुअली में लास्ट 9 इयर्स में, जो हमने पहले ही बात की कि उज्ज्वला योजना, जनधन अकाउंट्स, ये जो एक मेंटालिटी शिफ्ट हुई है कि ये अगर कि नौ मैं भी साल कर में हो सकता हूँ, सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। और 9 साल में अगर ये हो सकता है, तो ये 60 साल से हम कर क्या रहे थे। और आई होप कि ये जो सिस्टम की आपने बात की, ये कंटिन्यू करते रहे, और ये जो इसमें और सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अलावा भी जो कर्मचारी है, वो भी अपने आप को एक तरीके से इसका पार्ट देखे कि नीयत सही रख सकते हैं। ठीक है, करप्शन जीरो तो नहीं होगी, कम हो जाए तो भी बहुत फायदा हो। होपफुली वी सी दैट फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर तो ब्राइट है डेफिनेटली, और अभी इससे बेटर अपॉर्चुनिटी तो शायद नहीं मिलेगी ये अपॉर्चुनिटी को एक्चुअली फ्रूटफुल करने में। और स्ट्रेंथन करने में, यस। यस, हुँ, विद दैट आई एंड द कन्वर्सेशन हियर। थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू। थैंक यू आप फॉर गिविंग हमारे मी लिए द हमेशा एक अपॉर्च्युनिटी। आदर्श रहे। अरे एंड नहीं, टुडे वाज द मोस्ट, यू कैन से, मैं सबसे ज़्यादा जो नर्वस था आज के पॉडकास्ट में ही रहा हूँ। सो दैट इज हिज पोजिशन इन माई लाइफ। अरे नहीं। So with that, thank you so much. थैंक यू, गॉड ब्लेस। Thank थैंक you. यू।